आज हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो एस्टिमेशन इन कैपिटल बजटिंग कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैश फ्लो क्या होता है। एक्चुअली कैश फ्लो एस्टिमेशन तो इसमें जो है आप जो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जब कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस होती है उसके एस्टिमेशंस हैं, उसके एस्टिमेशंस हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास कैपिटल बजटिंग है, कैश फ्लो कैपिटल बजटिंग का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें जो हमारे पास कॉस्ट एसोसिएटेड होती है हमारे किसमें, जो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखते हैं उसमें हमारे पास जो कैश फ्लोज होते हैं, कैश फ्लो का मतलब कि जो हम उसमें कैश लगा रहे हैं या हमको जिससे उससे रिटर्न हो रहा है। ठीक। तो जब किसी भी रिसर्च प्रपोजल में हम कैश फ्लो करते हैं, वो चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, तो हमें उसका एस्टिमेशन करते हैं, तो हम उसका एस्टिमेशन करते हैं और उसमें हमारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको भी हम एस्टिमेट करते हैं। सॉरी। तो any new project will cause a change in the firm's cash flow। कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, आपके कैश फ्लोज होते हैं। मतलब कि आप उसमें कॉस्ट लगाते हैं, उससे कुछ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो जो उसमें कैश फ्लोज होते हैं चाहे इनवर्ड चाहे आउटवर्ड, उसका फर्म पर चेंज होते हैं वो फर्म पर उसका असर जरूर पड़ता है। अगर आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखते हैं तो उसके जो कैश फ्लोज होते हैं वो आपके जो फर्म होती है उसके चेंजेस पर उसका इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो इन इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है और हम उसको मॉनिटर करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट कंसीडर दीज एक्सपेक्टेड चेंजेस। हमें क्या है, जो हमारे पास चेंजेस हैं, जो हमें चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें बहुत ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ आपके कैश फ्लोज मतलब आपने उसमें कुछ कैश लगाया, इन्वेस्ट किया है। अब जब वो प्रोजेक्ट या प्रपोजल जब रन करता है, जब वो रन करता है तो आपके फर्म पर चेंजेस होते हैं, आपकी फर्म में चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस को आपको मॉनिटर करना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि आपकी कहाँ कितनी कॉस्ट लगी है, कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके लिए हमने पीछे देखिए कई टेक्निक पढ़ी हैं, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई हैं। जो हम कैश फ्लो करते हैं ना, हमने पीछे सारा पढ़ा हुआ है कि हमने कैश फ्लो कैसे किया। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि जब उसका पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी सब वगैरह निकाला था हमने। तो हमें क्या, उसमें हमने लगातार 5 साल तक हमने क्या किए थे, कैश फ्लो को ऑब्जर्व किया था। हमने कैश फ्लो को ऑब्जर्व किया था, फिर उसमें रिटर्न की कुछ एक्सपेक्टेशन की थी, फिर हमने देखा था कि हमारे फॉर्म पर क्या चेंजेस पड़ रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम किसी प्रपोजल पर कैश फ्लो देखते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? फर्म्स कैश फ्लो एंड डिसाइड वेदर और नॉट दे ऐड वैल्यू टू द फर्म। क्योंकि जो ये चेंजेस होते हैं, जो आपके ये कैश फ्लो में चेंजेस होते हैं, ये एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। जो आपके कैश फ्लो होता है ना, कैश फ्लो में क्या होता है, आपने कॉस्ट इनकर्ड की, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके फर्म की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आप उस प्रपोजल को कंटिन्यू रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर आपके फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो नाउ
सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू इंक्रीज कैश फ्लो। जो आपके अगर उसमें कैश फ्लो सही से हो रहे हैं, कैश फ्लो सही से हो रहा है, जब तक आप उनका एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका जो रिटर्न है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपका जो एस्टिमेशन टेक्निक्स है आप उसके जरिए पता लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया। अगर आपके डिसीजन सही हैं, अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, तो क्या होगा, जो आपके शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, उनकी वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि जिन लोगों ने आपकी फर्म में इन्वेस्ट किया है, जब हम लोग हमारी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्ट करने वाला ये नहीं कि केवल पैसा ही इन्वेस्ट होता है या फंड ही इन्वेस्ट होता है। जो आपके सारे कस्टमर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी आपके इन्वेस्टर्स ही होते हैं। फर्म के एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स ही होते हैं। और अगर आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मतलब कि इनकी भी वेल्थ बढ़ेगी, इनकी वेल्थ बढ़ेगी। अब यहाँ पर वेल्थ से मतलब केवल फंड से नहीं होता है, वेल्थ का मतलब फंड से नहीं होता। हम लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब कि केवल प्रॉफिट ही नहीं होता, फर्म की वैल्यू और गुडविल भी बढ़ती है, और जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ बढ़ती है, मतलब कि उनका भरोसा भी बढ़ता है साथ में। ठीक है ना। तो अगर जो कैश फ्लो एस्टिमेशन के जरिए आपको अगर पता लगता है कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ रही है। ठीक। नाउ द टूल्स एंड टेक्निक्स इन कैपिटल बजटिंग आर ऑल बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। आपने पीछे देखा होगा जैसे पे बैक पीरियड, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब क्या थे, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड सारी टेक्निक्स थी। ये एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड टेक्निक्स है। क्या होता है कि जब हम कोई कैश फ्लो करते हैं, जब हम कोई कैश फ्लो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें इसका इतना रिटर्न मिल सकता है, हमें इसका इतना रिटर्न मिल सकता है, हम ये उसमें क्या है, एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो इसके जितने भी टूल्स और टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो कैश फ्लो की जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उसमें हम ये टूल्स और टेक्निक्स इस पर डिपेंड हैं, ये सब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पर। मतलब कि मान लीजिए जैसे आपने कोई एक मशीन परचेज की, आपने एक मशीन में इन्वेस्ट किया। आप जानते हैं कि आपकी मशीन अभी आपने न्यू परचेज की है, आपने उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप समझेंगे कि नई मशीन है तो उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, जो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नई मशीन है तो वो वर्क ज़्यादा करती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो उसका क्या है, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो आपको क्या होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि जब हमारे पास ये इतने साल की इसकी लाइफ हो सकती है, एक आप एक आइडिया लगाते हैं कि आपके पास एक इतने साल की मशीन की लाइफ हो सकती है, तब तक हमें इसका कितना आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टेशन ही तो है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही तो है कि हमको कब तक इसको इस्तेमाल करना है जिससे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ, जिससे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। इसलिए आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट ए प्रोजेक्ट। अब जब हम अगर किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो द कैश फ्लोज रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट हैव टू बी आइडेंटिफाइड। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेवेंट कैश फ्लो होते हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो कैश फ्लोज, अब कैश फ्लोज का मतलब, जब मान लीजिए हमने मशीन अगर परचेज की थी तो मशीन के मेंटेनेंस में हमने कितना खर्च किया, मशीन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी स्किल से हम उनको कितना पे कर रहे हैं, वो उसका सही आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही उस मशीन से जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है,
फर्स्ट मंथ में कितना मिला, सेकंड मंथ में हमें कितना मिला, ये सब क्या है, ये सब हम इवेल्युएट कर रहे हैं। हम ये क्या है, कैश फ्लोज जो हमारे हैं, चाहे इनफ्लोज हो चाहे आउटफ्लो हो, हम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम अपना कैश फ्लोज एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स ए रेलेवेंट कैश फ्लो इज वन which will change, decrease or increase the firm's overall cash flow as a direct result of the decision to accept the reject। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैश फ्लोज हैं, जो हमारे कैश फ्लोज हैं, उसकी वजह से जो फर्म का ओवरऑल कैश फ्लो है, जो हमने मशीन परचेज की थी उसमें जो हमने कैश फ्लो इन्वेस्ट किया था, उसकी वजह से हमारे फर्म का कैश फ्लो घट रहा है या बढ़ रहा है। ओवरऑल हमारे फर्म का कैश फ्लो घट रहा है या बढ़ रहा है, इस घटने या बढ़ने की वजह से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट करें। हम जो प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पीछे देखा हो तो जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला था, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमने क्या निकाला था कि जब आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज का रेशियो मोर देन 1 हो, जब आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज का रेशियो मोर देन 1 हो, तो क्या होता है, हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। वहीं अगर आपके इनफ्लोज, जो कैश इनफ्लोज हैं और जो कैश आउटफ्लोज हैं, अगर उनका रेशियो 1 से कम होता है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपने एनपीवी में देखा था, आपने एनपीवी में देखा था क्या, कि अगर आपके इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, और आपके इनफ्लोज ग्रेटर देन आउटफ्लोज, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज से कम है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसी का एक केस और था कि अगर आपका इक्वलिटी हो तो मोस्टली केस में जब बराबर होगा तो फिर आप क्यों बात, हमने ये भी बताया था कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, कि ये उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको एक उम्मीद हो कि फ्यूचर पे हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कैश फ्लो बढ़ेंगे, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि हमें इससे हमारी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं हो पा रहे, हमें इससे जो इनफ्लोज कैश इनफ्लोज हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रही फर्म की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं या हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है, जो हमारे फर्म की ओवरऑल कैश फ्लो होते हैं उससे हम एक ये पता लग जाता है कि हम कैश जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। नाउ रिलेवेंट कैश फ्लो दस डील विद चेंजेस और इंक्रीमेंट टू द फर्म्स एग्जिस्टिंग कैश फ्लो। तो जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैश फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्म के जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं हमें उसका पता लगता है। क्यों, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को प्रपोज करते हैं तो उसमें जो कैश, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो आप कहाँ से लगाते हैं, फर्म की जो कॉस्ट होती है, जो फर्म का पैसा फंड होता है वही तो लगाते हैं, या आपने फंड कहीं से रेज किया होगा तो वो क्या है, पूरी फर्म का कैश होता है, फर्म का फंड होता है। तो क्या होगा, वो आपका फर्म की वैल्यू की चेंजेस, फर्म की जो वैल्यू की चेंज होती है, तो अगर बढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा, मतलब कि जो भी चेंज होगा बढ़ेगा या घटेगा, तो ये क्या होता है, ये आपकी फर्म के कैश फ्लोज की जो करंट की वैल्यू होगी उस समय, उसमें चेंजेस जो होते हैं तो वो आपको पता लग जाएगा। These flows are also known as incremental और marginal cash flow। अगर आपके कैश फ्लो इंक्रीज होते हैं, अगर आपके कैश फ्लोज इंक्रीज होते हैं, तो जो ये इंक्रीज वाले कैश फ्लो हैं वो कहलाते हैं आपके इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कैश फ्लो। ठीक, नाउ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेस्ट अपॉन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अब आपका जो प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन है, जो बाकी का बचा हुआ इंक्रीमेंट कैश फ्लो है, वो किस पर डिपेंड करता है, सब कुछ जो है डिपेंड करता है आपके जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है। मतलब कि प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन तभी है जब आपके इनफ्लोज कैश ज़्यादा हो, आपके मतलब कि कैश फ्लो बढ़े, कैश फ्लो बढ़ने का मतलब
कि आपके रिटर्न उसमें मिल रहे हैं। आपके अगर उसमें रिटर्न प्रॉपर मिलते रहेंगे तो आपका सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ट्रेसेबल टू ए गिवन प्रोजेक्ट। अभी देखो यही चीज हमने बताई कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या होता है, जो आपके इनफ्लोज होते हैं, जो आपके इनफ्लोज होते हैं और आपको आउटफ्लोज पर क्या होता है, आप उसको ट्रेस कर रहे हैं। आउटफ्लोज होते हैं, आउटफ्लोज का मतलब कि आप उसमें जब बीच बीच में जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, जो उसमें लगा रहे हैं। मान लीजिए जैसे अपनी अभी मैंने मशीन की बात की थी, तो मशीन की मेंटेनेंस में, उसके रिपेयरिंग में, या जो भी इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो आपके क्या है, आउटफ्लोज। और जिस उसकी मशीन की प्रोडक्टिविटी से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है आपके इनफ्लोज। ठीक, तो क्या है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ट्रेसेबल टू ए गिवन प्रोजेक्ट व्हिच वुड डिसअपीयर इफ द प्रोजेक्ट डिसअपीयर्ड। अब अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, अब आपका अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो क्या होगा, तो आपका जो कैश फ्लोज हैं वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज वो भी सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म तो आपके कैश फ्लो भी खत्म मान लीजिए। ठीक, द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कैन बी measured by comparing the cash flows of the firm with the project and the cash flow of the firm। जो ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्म के कैश फ्लो है, जो फर्म के कैश फ्लो है और जो हमारे पास प्रोजेक्ट के कैश फ्लो है, उनको हम कंपेरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे, हमने अभी बताया कि जो ये कैश फ्लोज होते हैं वो आपके फर्म की वैल्यू में एडअप करते हैं, वो एडअप करते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट की जो कैश फ्लो है वो बढ़ रहे होंगे तो आपके फर्म की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, तो आपके फर्म की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो अगर आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू, जो कैश फ्लो है घट रहे हैं, तो आपके फर्म की वैल्यू भी वो डिक्रीज हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम क्या निकाल लेते हैं, मार्जिनल और इंक्रीमेंटल। हम मार्जिनल या इंक्रीमेंटल हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इट इज ए मार्जिनल और इंक्रीमेंटल एनालिसिस कंपेयरिंग टू सिचुएशंस। इसमें क्या होता है, हम दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, जो मार्जिनल या इंक्रीमेंटल एनालिसिस कैश फ्लोज होते हैं वो हमारे पास निकल आते हैं। erroneous comparison such as before versus after should be avoided। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि आप शुरू में ही कंपैरिजन कर लें या बिल्कुल बाद में कंपैरिजन करें, ये हम इसमें नहीं करना चाहिए। हमें इसमें क्या, कि मान लीजिए आपने शुरू में आपने एक्सपेक्ट किया और उसके बाद आपने क्या किया कि जो उसमें आपका एक्सपेक्टेड था उसके साथ आप कंपैरिजन करें। आपको कंपैरिजन करना है एक्चुअल से, आपका कंपैरिजन करना है एक्चुअल से, जिसमें कि जैसे जैसे आपके कैश फ्लोज हो रहे हैं वैसे वैसे ही आपकी फर्म की वैल्यू के साथ उसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसमें शुरू में या बाद में उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि शुरू में आपने कितना लगाया था और बाद में कितना हुआ, इस बात को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एस्टिमेशन का, कैश फ्लो एस्टिमेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या। तो हमें उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, वाइल एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू कंसीडर सम प्रिंसिपल्स। अब मान लीजिए कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं किसी कंपनी के और जो कैश फ्लोज हो रहे हैं उसका एस्टिमेशन करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मतलब कि आपके जो फर्म की वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि जो आपके मार्जिनल कैश फ्लोज हैं आप उनको प्रॉपर मॉनिटर करते रहें। आपके जो मार्जिनल कैश फ्लोज हैं आप उनको प्रॉपर मॉनिटर करते रहें। जैसे जैसे अभी जब हमने बताया कि जब आपने मशीन में इन्वेस्ट किया था तो आपको क्या करना है, मशीन की प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी मतलब जो उससे रिटर्न मिल रहा है उसको आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है। तो पहले फर्स्ट मंथ में आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी, सेकेंड मंथ में प्रोडक्टिविटी कितनी है, थर्ड मंथ में प्रोडक्टिविटी कितनी है, इस तरह से आपको क्या है। और उसमें हाँ साथ में ये भी देखिए
कि उस मशीन की जो कॉस्ट थी, जो आपका उसका कैश आउटफ्लो था, उसमें से आपने कब कितना एक्सपेंस और किया है, मतलब कि उसके मेंटेनेंस में या कभी रिपेयरिंग रिपेयरिंग में, या इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रही है, ये सारा भी आपको पैरेलल में ही क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो ये क्या है, ये है आपका मार्जिनल कैश फ्लो मॉनिटरिंग, आप इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। आफ्टर टैक्स फ्लो मतलब कि आपने जो रिटर्न मिला है, आपको जो रिटर्न मिला है उसमें आपको टैक्स पे करना है, और उसके बाद आपका कितना कितना इनफ्लो कैश है, कैश इनफ्लो कितना है, कब, जब आपने टैक्स पे कर दिया था। एक जो पहली बात ये होती है कि जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, तो आपको क्या है, हमेशा टैक्स को ध्यान रखना पड़ता है कि आपको टैक्स भी पे करने हैं। आपको ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें आपको हमेशा, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि बिजनेस करने से पहले आपको टैक्स को प्रॉपर ध्यान रख लेना चाहिए कि आपको कितना, जितनी इनकम है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से टैक्सेस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपके जो सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, क्या है, ये सब आपके ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कंज्यूमर से वसूल किए जाते हैं। तो आपको जो प्रॉपर टैक्स होता है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, और जो टैक्स पे करने के बाद आपके जो कैश फ्लोज हैं आप उसको मॉनिटर करते हैं। जब आपने मशीन ली थी तो मशीन को परचेज करने में आपने टैक्स पे किया, इसके बाद जब उस मशीन से जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो इनकम जनरेट होगी, उस पर भी आपको टैक्स पे करना है आपको। तो आप जब जितना भी आपको रिटर्न मिला है उसमें से उस टैक्स को आप हटा देंगे, उस टैक्स को हटा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका कितना रिटर्न मिला है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इग्नोर संक कास्ट, ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आप हमेशा अवॉइड करते हैं। संक कास्ट का मतलब, संक माने होता है डूबना, संक माने डूबना, इसको बोलते हैं डूबी हुई लागत। इग्नोर संक कास्ट, डूबी हुई लागत, ये आपकी रिकवर नहीं होती है। जो संक कास्ट होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव तरह का भी क्वेश्चन इससे बन के आते हैं। संक कास्ट, ऑब्जेक्टिव, अपॉर्चुनिटी कास्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जो संक कास्ट होती है वो आपकी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट होती है जो रिकवर नहीं होती है। ठीक है ना, क्यों, देखिए, another key concept used in identifying relevant cash flow is the notion of sunk cost। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको sunk cost मतलब कि डूबी हुई लागत को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। A sunk cost is an amount spent in the past in relation to the project, but which cannot now be recovered or offset by the current decision। मतलब कि आपने पहले कभी प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगाई थी, आपने पहले प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगाई थी वो खर्च हो चुकी है, और अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता किसके, अब जो आप प्रपोजल या अब जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के जरिए भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ये आपकी डूबी हुई लागत है, ये आपकी डूबी हुई लागत है, आप इसको कभी भी दोबारा वसूल नहीं कर पाते हैं। तो संक कॉस्ट आर पास्ट एंड इरिवर्सिबल, संक कॉस्ट होती है वो क्या होती है, उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। They are not contingent upon the decision to accept or reject a proposed project. They are not contingent upon the decision to accept or reject a proposed project। मतलब कि ये आपकी ऐसी कॉस्ट है जिसमें आपको प्रोजेक्ट चाहे एक्सेप्ट हो चाहे रिजेक्ट हो रहा हो, आपको इसका कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसका बेनिफिट नहीं होगा, और आप वो आपकी डूबी हुई लागत चली जाएगी, वो आपकी लागत जो है जो निकल रही है, अब आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, भले ही आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम ये कर लें तो शायद वो हमारी कॉस्ट निकल आए, ऐसा नहीं होगा।
नेक्स्ट है इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा इंक्लूड कर लेना चाहिए। देखिए, जो संग कॉस्ट है उसको इग्नोर करें और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको इंक्लूड करें, उसको इंक्लूड करें। कैसे? व्हेन ए फर्म अंडरटेक्स ए प्रोजेक्ट, जब भी कोई फर्म एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, वेरियस रिसोर्सेज विल बी यूज एंड नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। उसमें बहुत से रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। द कॉस्ट टू द फर्म ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यूज दीज रिसोर्सेज फॉर अदर प्रोजेक्ट इज रेफर्ड टू एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है आपके पास रखें, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हो, तो आप उन रिसोर्सेज को इस प्रोजेक्ट में जो अभी है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी थी, जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली थी वो आपकी बच जाएगी, वो आपकी बच जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट टू द फर्म ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यूज दीज रिसोर्सेज फॉर अदर प्रोजेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज, अब देखिए एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको पास में कभी भी कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके कुछ रिसोर्सेज आपके पास बचे हुए हैं और वो प्रोजेक्ट किसी कारण से बंद हो गया, वो प्रोजेक्ट किसी कारण से बंद हो गया। ठीक, तो अब उस प्रोजेक्ट की जो रिसोर्सेज है, क्या कर सकते हैं आप, उनको अब इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो तो बंद हो गया प्रोजेक्ट। तो वो अब जो नया प्रपोजल बन रहा है उसमें आपके कैश आउटफ्लोज या जो कॉस्ट होगी उसको कम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो उसका क्या होगी, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपकी यहाँ पर कॉस्ट कम लग रही है या आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो आपके बच गए। तो ये कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ दीज रिसोर्सेज शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में मेजर करते हैं। नाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग is the value of the most valuable alternative that is given up if the proposed investment project is undertaken. This opportunity cost should be included in the project's cash flow. मतलब कि आपके पास क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो कैपिटल बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हमारे पास वैल्यूएबल अल्टरनेटिव गिवन अप इफ द प्रपोजल, अगर हमारे पास कभी जो प्रपोजल है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, अगर उसको हमें कभी कोई दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी कॉस्ट जाने का हमें अफसोस नहीं होता, जिसकी कॉस्ट जाने का हमें अफसोस नहीं होता। दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कैश फ्लो। अगर इससे बेनिफिट मिलते हैं तो ये हमारे कैश इनफ्लोज को और बढ़ाएंगे, ये हमारे कैश इनफ्लोज को, अगर लॉस होता है तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास पहले से ही थे, उनका हमने इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अगर इनफ्लोज होते हैं तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। वो क्या है आपकी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने होते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने होते हैं, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक, अब इसके बाद है इंक्लूड एक्सटर्नलिटीज। इंक्लूड एक्सटर्नलिटीज मतलब कि
जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, बाहरी कारक, इनको बोलते हैं बाहरी कारक। इनको आप हमेशा कंसीडर करेंगे या ध्यान में रखेंगे। इनको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या, कि ये आपके जो प्रपोजल है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको आप हमेशा साथ में लेकर के चलेंगे। जो प्रोजेक्ट है उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आपको हमेशा उसको लेकर के चलना है कि वो आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, टैक्स पॉलिसीज, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, या कुछ कल्चरल एस्पेक्ट, या सोशियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको अपने प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के समय आपको इनको कंसीडर करना पड़ता है, और आप इनको ध्यान में रखते हैं, इनको अपने लेकर के साथ में चलते हैं। ठीक, तो ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, कि आप कैश फ्लो कैसे करेंगे और उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए कैश फ्लो कितने तरह के हो सकते हैं। कैश फ्लो आपके कितने तरह के हो सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो अकरिंग एट टाइम जीरो, दैट मीन्स द कैश फ्लो रिलेवेंट विद एक्विजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपका शुरुआती, जब सबसे पहले मान लीजिए जिस समय आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो वो हो गया। उसके लिए फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस शिपिंग कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का अगला चैप्टर आएगा तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे हम। एसेट का मतलब कि जो आपने उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें इन्वेस्ट की है, शिपिंग कॉस्ट जो आप मटेरियल वगैरह मंगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन जो मशीनरी वगैरह सेटअप की है, और ये वर्किंग कैपिटल जो आपके डे बाय डे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटलेट। इसके बाद है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो अकरिंग ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। आपके प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर के प्रोजेक्ट के लाइफ तक, पूरी लाइफ तक कि वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक के जो कैश फ्लो होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इक्वल टू, ये डेल्टा का मतलब है चेंजेस, डेल्टा का मतलब है चेंजेस, चेंजेस इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इक्वल टू changes in revenue minus changes in expenditure minus changes in depreciation into 1 minus tax rate plus changes in differentiation। ये आपका फॉर्मूला है। दूसरा मेथड देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इक्वल टू चेंजेस इन रेवेन्यू माइनस चेंजेस इन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन नहीं इसमें यहाँ पर लगा है, फिर इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस चेंजेस इन डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। आप इस तरह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल सकते हैं। अगला है आपका टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होता है, द कैश फ्लो अकरिंग एट a टाइम ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स व्हेन द प्रोजेक्ट्स एलिमेंट्स आर डिस्कार्डेड द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अकर। मतलब कि जब आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट होता है, बंद हो रहा होता है, उस समय जो कॉस्ट लगती है वो कहलाती है आपकी टर्मिनल कैश फ्लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंड्स रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यू एसेट प्लस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट प्लस रिकवरी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। इस फॉर्मूले से आप टर्मिनल कैश फ्लो निकाल सकते हैं। नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लो क्या होता है, सम अप ऑल द कैश फ्लोज वी गेट नेट कैश। जितने भी हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं, हम उनका सम कर दें तो वो हमारे पास आता है नेट कैश फ्लो। अब बात करते हैं रियल वर्सेस नॉमिनल कैश फ्लो। रियल वर्सेस नॉमिनल कैश फ्लो इन डीसीएफ एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ये, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के इंक्लूड्स एन एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन if cash flow estimates are not adjusted for inflation, that is are in today's dollars, this will bias the NPV downward. This bias may offset the optimistic bias of management। बस आपका यहीं तक काफी है।
ये इसके आगे हमारे पे सिलेबस में नहीं है। तो आपके बस आप यहाँ नेट कैश फ्लो तक पढ़ लीजिए। आपका आज हो गया एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ कैश फ्लो और टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। आपके ये कितने हो गए? टाइप्स ऑफ कैश फ्लो आपके इनिशियल आउटले, ऑपरेटिंग, टर्मिनल और नेट। आपके 4 कैश फ्लोज हो गए। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो आपने ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू हो तो पूछ सकता है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका हो गया है, और जो आपके डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड टॉपिक है वो ऑलरेडी हम आपका बता चुके हैं। ठीक, और सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज़। चेक कर लेते हैं किसने नहीं लिखा। मंतसा बेटा आपने नाम नहीं लिखा, नाम लिख दीजिए बेटा। मंतसा, गुड, थैंक यू। और अंशिका, शिवानी, शिवानी लिखा। अंशिका, अंशिका आप भी लिख दीजिए बेटा नाम। अंशिका नाम लिख दीजिए बेटा अपना आप। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज का ये टॉपिक बस यहीं तक। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।